एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भाग 4 की बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति के प्रमुख आर्टिकलों की बात करने वाले। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 36 से लेकर 72 तक के आर्टिकलों की हम बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 36 से लेकर 72 तक, 1 से लेकर दोस्तों 35 तक के आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 36 से लेकर 72 तक। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे भाग 4 की बात करने वाले हैं, भाग 4। और भाग 4 में दोस्तों भाग 4 की बात करेंगे। भाग 4 में क्या दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। तो अगर सबसे पहले दोस्तों आपसे अगर ये पूछा जाता है कि भाग 4 का शीर्षक क्या है, तो भाग 4 का शीर्षक आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा। भाग 4 का शीर्षक आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? डीपीएसपी भी कहा जाता है। डीपीएसपी डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले भाग 4 में आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। इसके बाद दोस्तों ये किस देश से लिया गया है, इसका स्रोत कौन सा देश है? तो देश की अगर बात करी जाए तो देश आ जाएगा आयरलैंड से लिए गए। पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो है बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी और वाद योग्य, ये दोनों नहीं है, वाद योग्य भी नहीं है दोस्तों। तो ये भी याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व जो है एक बाध्यकारी नहीं है और न ही वाद योग्य नहीं है। और मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मौलिक अधिकार जो है बाध्यकारी है, इनको मानना जरूरी है सरकार को। उसके बाद में वाद योग्य भी है मौलिक अधिकार। पर अगर डीपीएसपी की अगर बात की जाए तो ये बाध्यकारी नहीं है और न ही वाद योग्य भी नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं और केटी साहा के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था दोस्तों। केटी साहा की अगर बात की जाए तो केटी साहा के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था और केटी साहा के द्वारा ये कहा गया था कि जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी जो है यह बैंक की सुविधा के अनुसार एक दिनांकित चेक है। डीपीएसपी के द्वारा, डीपीएसपी को क्या केटी साहा के द्वारा ये कहा गया था कि जो डीपीएसपी है यह स्टेटमेंट है बैंक की सुविधा अनुसार, बैंक की सुविधा के अनुसार देय दिनांकित चेक है। तो ये याद रखना है डीपीएसपी को दोस्तों। केटी साहा के द्वारा क्या कहा गया था? ये कहा गया है कि यह बैंक की सुविधा के अनुसार देय एक दिनांकित चेक है। तो ये भी याद रखना है किसका स्टेटमेंट है, ये केटी साहा का है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनमें अनुच्छेद कहां से कहां तक दिए गए। इनके अगर अनुच्छेद की अगर बात करें तो जो इनके आर्टिकल दिए गए हैं वो आर्टिकल आ जाएंगे 36 से लेकर आ जाएंगे दोस्तों 51 तक है। और हम देखेंगे कि जो 36 से लेकर 51 तक इनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें की गई है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। स्रोत कहां से है, किस देश से लिया गया है, याद रखना है आयरलैंड से। और यह बाध्यकारी और वाद योग्य नहीं है। और केटी साहा के द्वारा जो है डीपीएसपी पर एक स्टेटमेंट किया गया था कि बैंक की सुविधा के अनुसार देय दिनांकित चेक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें दिया गया है दोस्तों। यहाँ से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन बने तो आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं दोस्तों कि डीपीएसपी किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड। भाग 4 का शीर्षक क्या है, तो आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग के अंतर्गत है, तो भाग 4 आ जाएगा। अब इसके बाद हम दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करने वाले कि भाग 4 के अंतर्गत जो है 36 से लेकर, भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें की गई है, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों भाग 4 की बात करने वाले हैं। भाग 4 और भाग 4 में क्या दिया गया है? डीपीएसपी दिया गया है, डीपीएसपी। और डीपीएसपी में दोस्तों जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कौन कौन सी बातें कही गई है, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद या आर्टिकल हो जाएगा हमारा 36। अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 36 में दोस्तों राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो हमें याद रखना है अनुच्छेद 36 में जो है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है।
राज्य शब्द को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 36 में। राज्य शब्द दोस्तों इसमें बताया गया है कि राज्य में कौन कौन को शामिल किया गया है, तो राज्य शब्दों को परिभाषित किया गया। इसके पहले अगर दोस्तों देखा जाए तो अनुच्छेद 12 में भी जो है राज्य शब्द की परिभाषा दी गई थी। और जो डीपीएसपी की अगर बात की जाए तो डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 में जो है राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अब उसके बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 36 के बाद में अगला आ जाएगा अनुच्छेद जो है 37 आ जाएगा। और अनुच्छेद 37 में आपको याद रखना है यह क्या कहा गया है, इसमें जो डीपीएसपी है यह वाद योग्य नहीं है। तो याद रखना है यह वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी की अगर बात की जाए तो डीपीएसपी क्या है, वाद योग्य नहीं है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 37। 37 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद आ जाएगा हमारा 38 आ जाएगा। और 38 में दोस्तों क्या कहा गया है कि एक कल्याणकारी राज्य जो है कल्याणकारी राज्य के लिए क्या कहा गया है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक और क्या है राजनीतिक न्याय। कल्याणकारी राज्य के लिए एक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है। अब इसके बाद में 38 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद आ जाएगा हमारा 39। और 39 में क्या कहा गया है दोस्तों, 39 में आ जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है दोस्तों। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो उनको क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपको याद रखना है 39 में क्या आ जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। अब दोस्तों यहाँ पर 39A की अगर बात की जाए तो 39A, B, C जैसे भी आएंगे दोस्तों, जितने भी आर्टिकल आएंगे जो A, B, C में लिखे गए वो सब क्या है बाद में जोड़े गए हैं। तो यहाँ 39A में क्या आ जाएगा, 39A में आपको याद रखना है 39A में आ जाएगा दोस्तों समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। विधिक सहायता, तो आपको ये भी याद रखना है कि सहायता तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। और यहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन जो है 39 में कहा गया है। और 39A में क्या कहा गया है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अब इसके बाद में दोस्तों अगला आ जाएगा हमारा अनुच्छेद जो आ जाएगा 40। इसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। ग्राम पंचायत के गठन, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ग्राम पंचायत के गठन का जो है कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी। तो ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 40। और इसी के आधार पर जो अनुच्छेद 40 को ही आधार मानकर कि ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई, इसी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है उसका पंचायती राज व्यवस्था का आधार क्या था दोस्तों, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही याद रखना है। अनुच्छेद 40 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 41। अब दोस्तों हमने 40 में तो ग्राम पंचायत की स्थापना कर दी। अब ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद में दोस्तों हमें क्या चाहिए, काम चाहिए। तो यहाँ पे 41 में क्या आ जाएगा, कुछ दशाओं में दोस्तों, अनुच्छेद 41 में क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 41 में आएगा कुछ दशाओं में दोस्तों काम व शिक्षा की बात कही गई है। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, ग्राम पंचायत के गठन के बाद में 40 में गठन हो जाता है। तो 41 में क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम एवं शिक्षा की बात कही गई है कि कुछ दशाओं में हमें काम व शिक्षा का अधिकार दिया गया। अब इसके बाद में 41 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 42। और अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 42 में ये कहा गया है कि कार्य करने। अब यहाँ पे दोस्तों हमें काम दिया गया, काम के बाद में जब हम काम करेंगे तो कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं की बात कही गई है। मानवीय दशाएं, कार्य करने के लिए क्या कहा गया, कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं। और इसी में दोस्तों प्रसूति सहायता की भी बात कही गई है। प्रसूति सहायता की, तो आपको याद रखना अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता और कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं। दोस्तों कार्य के लिए मानवीय दशाएं से मतलब है दोस्तों
जो है व्यक्ति को जिस तरीके से कार्य करने के लिए एक माहौल चाहिए उसकी बात की गई है। तो कार्य करने के लिए क्या आ जाएगा, मानवीय दशाएं और प्रसूति सहायता 42 में आ जाएगा। अनुच्छेद 42 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद हमारा 43, और अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 43 में आ जाएगा कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो कर्मकारों के लिए जो है निर्वाह मजदूरी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है, 43 के बाद में अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में दोस्तों कर्मकार के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है, एक समान सिविल संहिता, और एक समान सिविल संहिता में आ जाएगा दोस्तों। तो एक समान सिविल संहिता की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 44 आ जाएगा। और ये एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य भी आपको याद रखना है दोस्तों, गोवा आ जाएगा। तो समान जो है एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य क्या है, गोवा आ जाएगा। तो एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। अब अनुच्छेद 44 के बाद में हम देखेंगे अगले अनुच्छेद 45 से। तो सबसे पहले दोस्तों जो है अनुच्छेद 36 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो डीपीएसपी है यह वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 में एक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। 39 में क्या कहा गया है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। 39A में क्या कहा गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 की अगर बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत का गठन की बात कही गई है और पंचायती राज व्यवस्था का जो आधार यही है, अनुच्छेद 40। उसके बाद में 41 में क्या कहा गया है दोस्तों, कुछ दशाओं में काम एवं शिक्षा की बात कही गई है। उसके बाद में दोस्तों जो है कार्य करने के लिए क्या है, मानवीय दशाएं और प्रसूति सहायता की बात कही गई। अनुच्छेद 42-43 में आ जाएगा दोस्तों कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आ जाएगा। और अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता की बात की गई है और एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा आ जाएगा, गोवा। अब हम आगे देखने वाले हैं दोस्तों 45 की बात करेंगे। 45 में आ जाएगा अनुच्छेद 45 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 45 में आ जाएगा 0 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, 0 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो ये भी याद रखना है आपको, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आ जाएगा। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। फिर उसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद जो आ जाएगा 46, और अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है दोस्तों, 45 में 0 से 6 वर्ष आ जाएगा और अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्ग की सहायता की बात की है। और कमजोर वर्ग में दोस्तों आ जाएंगे SC ST OBC, SC ST और महिला वर्ग। दोस्तों अगर कमजोर वर्ग की सहायता की बात की गई अनुच्छेद 46 के बाद में आ जाएगा 47, और 47 में आ जाएगा दोस्तों जो है व्यक्तियों का पोषाहार व जीवन स्तर क्या है, पोषाहार स्तर व जो है जीवन स्तर जो है पोषाहार स्तर व जीवन स्तर दोस्तों ऊंचा उठाने की बात कही गई है, ऊंचा करने की बात की गई है। 47 के बाद में आ जाएगा 48, और 48 में आ जाएगा दोस्तों कृषि एवं पशुपालन के लिए योजना बनाने की बात कही गई। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत क्या कहा गया है दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन के लिए योजना बनाने की बात कही गई है। अब 48 के बाद में आ जाएगा 49 आ जाएगा। और दोस्तों 48 इसमें जो 48A भी याद रखना है। और 48A में दोस्तों क्या कहा गया, पर्यावरण संरक्षण के लिए बात कही गई है। पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई। तो आपको याद रखना है दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो सब उनका आधार क्या रहता है, आधार रहेगा 48A। तो पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। और 48 के बाद आ जाएगा 49, और 49 में क्या कहा गया है दोस्तों, 49 में आ जाएगा राष्ट्रीय स्मारक की स्थान, वस्तु
राष्ट्रीय स्मारक के स्थान, वस्तुओं का संरक्षण की बात कही गई है, संरक्षण हो जाएगा। फिर 49 के बाद में आ जाएगा दोस्तों, तो जो है अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारक के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण हो जाएगा। और 50 में आ जाएगा दोस्तों, 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात कही गई है। कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक, कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक करने की बात कही गई है। और 51 में दोस्तों ये कहा गया है कि जो राज्य है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा की बात कही गई। तो आपको ये भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे जो संबंध है शांति एवं सुरक्षापूर्ण होना चाहिए। वो कौन से अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 51। तो हमें यहाँ याद रखना है दोस्तों। 45 में क्या कहा गया है, 0 से 6 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 46 में कमजोर वर्ग की बात कही गई है। 47 में पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बात कही गई है। 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन के लिए योजना बनाने की बात कही गई है। 48A दोस्तों ये बाद में जोड़ा गया, इसमें क्या कहा गया, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। और 49 में क्या कहा गया, राष्ट्रीय स्मारक की जो भी वस्तुएं स्थान है उनका संरक्षण प्रदान किया जाए। 50 में क्या कहा गया, कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक करने की बात कही गई है। और 51 में क्या कहा गया, राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने की बात कही गई। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, जो हमने डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों की बात करने वाले हैं, मौलिक कर्तव्य की बात करने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो मूल संविधान की अगर बात करें दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान के बाद अब मूल संविधान में नहीं था। तो मूल संविधान की अगर बात करें दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ था तब की बात है। तो जब मूल संविधान में नहीं था तो कब था, तो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये कब आया था दोस्तों, 1976 में आया था। तो ये डेट के साथ याद रखना है दोस्तों, जो अपना ईयर है 1976। कौन सा संविधान संशोधन है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या किया गया था दोस्तों, जोड़ा गया था। और जोड़ा गया था तो कहां पर जोड़ा गया था, दोस्तों भाग 4 में जोड़ा गया था। और भाग 4 में दोस्तों क में जोड़ा गया था। याद रखना है, भाग 4 क में जोड़ा गया था। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब उसके बाद दोस्तों इसके आर्टिकल कौन से है, तो आर्टिकल कहाँ जोड़े गए थे, तो आपको अनुच्छेद भी याद रखना है कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए थे। तो जो हमारे 51 दोस्तों 51 आ जाएगा। और 51 के बाद ए में जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोस्तों अलग अलग है, बहुत इनमें डिफरेंस है। तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो मूल संविधान में नहीं थे। कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यहाँ पर सरकार किसकी थी, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी। तो ये भी याद रखना है दोस्तों। और कौन सी समिति के द्वारा जोड़ा गया, तो आपको समिति का भी नाम याद रखना है, समिति। तो समिति भी पूछी जाती है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति याद रखना है। कौन सी समिति आ जाएगी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति आ जाएगी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको की सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। भाग 4 क में है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 51A में है। अब दोस्तों हमें क्या कितने अधिकार मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ये देख लेते। तो कितने जोड़े गए थे, तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन कर गए दोस्तों 10 जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य याद रखना है। ये भी 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। अगर वर्तमान की अगर बात करें तो 10 मौलिक कर्तव्य, तो 10 मौलिक वर्तमान में दोस्तों ये कुल कितने हैं, 11 है। तो अब हम एक की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो ये भी याद रखना है दोस्तों आपको। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां
मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आ जाएगा हमारा 86वां संविधान संशोधन। याद रखना है 11वां जो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन किया गया था। और कब किया गया था, तो 2002 में किया गया था। और सरकार किसकी थी, तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अगर सरकार भी आपसे पूछा जाए तो वाजपेयी जी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये याद रखना है। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ याद रख लेते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया है। तो आपको याद रखना है ये किस देश से लिया गया। मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो ये देश कौन से देश से लिए गए हैं, तो दोस्तों ये रूस से लिए गए। याद रखना है आपको, रूस आ जाए, चाहे रसिया आ जाए, चाहे सोवियत संघ आ जाए दोस्तों, सोवियत संघ। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखना है आपको। देश की अगर बात की जाए तो कौन से देश से लिए गए थे, रूस से लिए गए थे, या सोवियत संघ। रूस को पहले सोवियत संघ भी कहा जाता था दोस्तों, तो ये हो जाएगा। या यूएसएसआर भी कहा जाता था, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक हो जाएगा, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में याद रखना है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य दोस्तों। अब हम आगे देखने वाले हैं 51 तक दोस्तों। हम यहाँ पर 51 जो है 51 तक हम अनुच्छेदों की बात कर चुके हैं। अब हम आगे बात करने वाले दोस्तों 51 से लेके हम चलेंगे आगे 52, 53, 54 की बात करेंगे। तो हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 52 की बात करने वाले हैं यहाँ पर, अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 52 से दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 52 से दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, अनुच्छेद 52 में क्या दिया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो जो कहा गया है अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। अनुच्छेद 52 से अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 52 से लेकर अगर देखा जाए तो 151 तक, ये याद रखना है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक अगर देखा जाए तो भाग 5 आता है दोस्तों, भाग 5 के अंतर्गत है। और इसका जो शीर्षक है संघ आ जाएगा, संघ। तो ये याद रखना है। अब 52 से अगर बात की जाए तो 52 से भाग जो है हमारा कौन सा चालू हो गया, 5 चालू हो जाता है। भाग जो है हमारा 5 प्रारंभ हो गया है। अनुच्छेद 52 से जो हमारा भाग 5 प्रारंभ हो चुका है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक भाग 5, और इसका जो शीर्षक है संघ। हमने भाग 1 देखे, भाग 2 देखा, भाग 3 देखा और भाग 4 देखा और भाग 4 का देखा। अब हम देखने वाले हैं भाग 5 जो कि 52 से प्रारंभ हो रहा है। और देखेंगे कि 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 के बाद हो जाएगा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 53 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति ही संघ का प्रमुख होगा। इसमें क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति जो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो संघ का प्रमुख होगा, संघ का प्रमुख होगा, ये कहा गया है। फिर 53 के बाद में आ जाएगा दोस्तों, अगला आ जाएगा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की बात कही गई है। इसमें राष्ट्रपति का क्या कहा गया है, इसमें चुनाव की बात कही गई है, चुनाव या निर्वाचक मंडल की बात कही गई। दोस्तों याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये सब सारी प्रक्रिया किसमें दी गई है, 54 में दी गई, निर्वाचक मंडल। अब इसके बाद में हम आगे देखेंगे दोस्तों, जो 54 के बाद में आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 55। और 55 में दोस्तों जो चुनाव की प्रक्रिया की बात कही गई है, तो राष्ट्रपति के जो चुनाव प्रक्रिया की बात कही गई है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात कही गई। दोस्तों याद रखना है यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाएगा, या उसके निर्वाचक मंडल की बात कही गई। यहाँ पे क्या कहा गया है, चुनाव प्रक्रिया, किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होगी उसकी बात कही गई। अब अनुच्छेद 55 के बाद आ जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 56। और अनुच्छेद 56 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 56 में इसका दोस्तों जो क्या कहा गया, कार्यकाल की बात कही गई है, कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 के बाद आ जाएगा अनुच्छेद जो है हमारा 57। अनुच्छेद 57 में अगर बात की जाए तो पुनः निर्वाचन की बात कही गई है, इसकी
पुनः निर्वाचन के बारे में जो भी प्रावधान दिए गए। फिर उसके बाद जो आ जाएगा अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 के बाद आ जाएगा अनुच्छेद जो हमारा आ जाएगा 58। और 58 में क्या कहा गया दोस्तों, 58 में इसकी जो योग्यताओं की बात कही गई है, इसके जो योग्यताएं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए या अहर्ताएं, तो ये भी याद रखना है दोस्तों आपको, अहर्ताएं हो जाएगा। फिर 58 के बाद में आपको याद रखना है दोस्तों अनुच्छेद 59 और 59। अनुच्छेद 59 की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी सेवा शर्तों की बात कही गई है, सेवा शर्तें आ जाएगी, सेवा शर्तें इसके अंतर राष्ट्रपति की क्या क्या सेवा शर्तें इसकी बात की गई है। अब 59 के बाद में अगला हमारा आर्टिकल हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद जो आ जाएगा, अनुच्छेद 59 के बाद आ जाएगा 60 में क्या कहा गया है, 60 में दोस्तों इसकी शपथ की बात कही गई है, 60 में जो है शपथ। 60 के बाद आ जाएगा 61, और 61 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है, महाभियोग की बात कही गई। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो सबसे पहले हमने 52 में देखा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होगा। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक मंडल की बात कही गई है, राष्ट्रपति के जो चुनाव प्रक्रिया 55 में कहा गया है। 56 में कार्यकाल की बात कही गई, 57 में दोस्तों पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता या अहर्ताएं की बात कही गई, 59 में सेवा शर्तें हैं, और 60 में दोस्तों याद रखना है शपथ है, राष्ट्रपति को शपथ। और उसके बाद में जो 61 की अगर बात करें तो महाभियोग आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों और कौन कौन से आर्टिकल है 60 के बाद 61 के बाद में दोस्तों हमें 62 को दोस्तों हमें याद नहीं रखना है, आर्टिकल 62 याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 62 के बाद में आ जाएगा दोस्तों आर्टिकल आ जाएगा 63, और आर्टिकल 63 में क्या कहा गया, आर्टिकल 63 में ये कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के लिए दोस्तों भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति के पद के बारे में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 के बाद आ जाएगा आर्टिकल आ जाएगा 64, और आर्टिकल 64 में ये कहा गया दोस्तों कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति ही क्या होगा, उपराष्ट्रपति ही जो है क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति। तो याद रखना है आपको, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है। कौन से आर्टिकल के तहत, 64 हो जाएगा। 63 में कहा है भारत का एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और जो 65 में क्या कहा गया है दोस्तों, 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के लिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए काम करेगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भी अगर बात की गई है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसमें क्या कहा गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ही क्या होगा दोस्तों, कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात कही गई है। फिर उसके बाद आर्टिकल 65 के बाद आ जाएगा हमारा आर्टिकल 66, और आर्टिकल 66 में क्या कहा गया है दोस्तों कि आर्टिकल 66 में इसके निर्वाचन से संबंधित है, ये उपराष्ट्रपति का क्या होगा, इसमें निर्वाचन की बात कही गई है। उसके बाद में आर्टिकल 66 के बाद में आ जाएगा आर्टिकल 67 में दोस्तों क्या है, इसमें कार्यकाल आ जाएगा, कार्यकाल व इस्तीफा के बारे में, कार्यकाल व इस्तीफा से संबंधित है। 67 के बाद में आ जाएगा हमारा आर्टिकल आ जाता है 68, और आर्टिकल 68 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 67 में है कार्यकाल और इस्तीफा। 68 में आ जाएगा दोस्तों रिक्त पद को पुनः भरना, जो उपराष्ट्रपति का रिक्त पद जो हुआ है, रिक्त पद, उसको क्या करना है, पुनः भरना मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसमें शीघ्र ही चुनाव करवाना है। उसके बाद हो जाएगा 68 के बाद हो जाएगा आर्टिकल 68 के बाद 69 में आ जाएगा दोस्तों, 69 में इसकी क्या हो जाएगी, शपथ आ जाएगी, जो उपराष्ट्रपति की शपथ कहाँ आ जाएगी, 69 में आ जाएगी। और उसके बाद हमें दोस्तों आर्टिकल 70 भी याद नहीं रखना है। 70 के बाद में आ जाएगा 71, और 71 की अगर बात की जाए तो 71 में क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से अगर जो से संबंधित चुनाव में जो कोई विवाद होता है, से संबंधित चुनाव वाले मामले में, चुनाव या निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित विवाद
विवाद किसके द्वारा देखे जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखे जाएंगे। ये भी याद रखना है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ क्या याद रखना है आपको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद की स्थिति बनती है तो ये कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसका दोस्तों हल किया जाएगा। अब उसके बाद आर्टिकल 71 के बाद आ जाएगा आर्टिकल 72, और आर्टिकल 72 में क्या बोला गया, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है, ये याद रखना है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति। तो आपको ये दोस्तों 72 तक जो हमने आर्टिकल देख लिए। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति है। 66 में निर्वाचन है। 67 में कार्यकाल व इस्तीफा दिया गया। 68 में दिया रिक्त पद को पुनः भरना, और 69 में शपथ दी गई है। और 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव के जो भी मामले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखे जाएंगे। और जो 72 में क्या कहा गया है, वो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। तो आपको दोस्तों हमने जो है 36 से लेकर 72 तक हम आर्टिकल देख चुके हैं दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, अगले जो भी हमारे आर्टिकल रहेंगे उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। जय हिंद।